हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे सत्ता की साझेदारी। बच्चों, संघवाद में हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी शक्तियां विकेंद्रीकृत कर दी जाती हैं, यानी बांट दी जाती हैं। कैसे बांट दी जाती हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। अब इस चैप्टर में हम बेल्जियम और श्रीलंका, इन दो देशों के उदाहरणों से हम समझेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण या सत्ता को बांटने की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या विशेषताएं हैं और वहाँ पर हमें सत्ता के विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, छोटा सा इतना कि हमारे हरियाणा के राज्य से भी छोटा है, और उसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। आप इसको मैप में ज़रूर ढूंढेंगे कि बेल्जियम जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है और इस देश में जातीय बनावट बहुत जटिल है, यानी जाति के आधार पर लोगों में बहुत ही विविधताएं हैं। इस देश की आबादी, जैसा कि पहले भी बताया, कि 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 करोड़ है। उसमें 59%, 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और कौन सी भाषा बोलता है? डच। और शेष 40% लोग जो हैं वो विलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल्जियम में जातीय बनावट जटिल है, कैसे समझाइए, या किस प्रकार जो है जातीय बनावट जो है वो विभिन्न है। तो आप इसमें ये बताएंगे कि 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है, और 40% लोग जो हैं वो विलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। आगे आप देखेंगे, आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, राजधानी ब्रुसेल्स यानी आपसे कई बार वन वर्ड में पूछा जाता है बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इससे उल्टा है, ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यानी पूरे बेल्जियम में अगर देखें तो डच बोलने वाले लोगों का अनुपात फ्रेंच बोलने वालों से ज़्यादा है, लेकिन इसके विपरीत उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं और कम लोग डच भाषा बोलते हैं। तो अगर पूरे देश का देखें बेल्जियम में, तो अल्पसंख्यक कौन हुए? अल्पसंख्यक हुए फ्रेंच भाषी लोग। वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका आर्थिक विकास ज़्यादा है। इस वजह से जो डच भाषी लोग हैं उनके बीच में नाराज़गी थी और 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। अब इन दोनों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यहाँ एक विशेष समस्या थी कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे, लेकिन धन समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। यानी बेल्जियम का अगर हम जो जातीय बनावट देखें तो उसमें यही देखेंगे आप कि 40% लोग जो थे वो वेलोनिया में रहते थे, फ्रेंच बोलते थे, जो कि अल्पसंख्यक लोग थे, और 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते थे और डच बोलते थे। इसके विपरीत जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच बोलते हैं। अब हम श्रीलंका को देखते हैं। अब श्रीलंका में अगर हम देखें तो ये एक द्वीपीय देश है। जैसे भारत एक प्राय द्वीपीय देश है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसके विपरीत श्रीलंका जो है वो चारों तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसे हम द्वीपीय देश कहते हैं। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है और ये अनेक जातीय समूहों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और सबसे प्रमुख सामाजिक जाति या प्रमुख समूह जो यहाँ पे रहता है वो है सिहली समूह, सिहली भाषा बोलने वाले लोग, जो कि कुल जनसंख्या का 74% है। उसके बाद आते हैं तमिल, जो कि कुल जनसंख्या का 18% है। अब आप देखेंगे कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक आबादी है वो है सिहली भाषा बोलने वाले और अल्पसंख्यक हैं वो हैं आपके तमिल बोलने वाले। अब इन दोनों ही देशों में आपने देखा कि जो बनावट है वो कैसी है? जातीय भिन्नता है, जातीय बनावट अलग अलग है। अब इसमें श्रीलंका में आपने देखा कि
सिहली भाषा वाले लोग रहते हैं और तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अब तमिल वाले यहाँ कहाँ से आए? तमिल वाले लोग यहाँ वो लोग हैं, जब भारत में, हिंदुस्तान में औपनिवेशिक शासन था तो बगानों में काम करने के लिए यही लोग जो हैं भारत से श्रीलंका चले गए और वहाँ पर तमिल जो लोग हैं वहीं बस गए। तो अधिकतर अब यहाँ पर भाषाई विविधता तो है ही, साथ में यहाँ धार्मिक विविधता भी है। सिहली भाषी लोग जो हैं वो बौद्ध हैं और जो तमिल भाषी लोग हैं वो हिंदू या मुसलमान हैं। यानी यहाँ पर बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं जो सिहली भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो तमिल लोग हैं वो हिंदू या मुस्लिम हैं, और बहुत ही कम हिस्सा ईसाई लोग हैं, वो केवल 7% हैं। तो मुख्य रूप से वो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं, सिहली भी और तमिल भी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा जब इतनी विविधताएं होंगी? बेल्जियम में क्या है, डच भाषी लोग अपनी संख्या में ज़्यादा हैं, उसके बल पर फ्रेंच भाषी लोगों और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ बढ़ सकती थी, देश बंट जाता। श्रीलंका में सिहली आबादी जो है, सिहली भाषा बोलने वाली आबादी जो है, उनका बहुमत और ज़्यादा था, वे लोग अपने मुल्क में मनमानी चला सकते थे। लेकिन असल में यहाँ पर हुआ क्या, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद क्या होता है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि बहुसंख्यकवाद होता है अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक की ज़रूरतों की अवहेलना कर सकता है। आपकी बुक में दिया हुआ है कि बहुसंख्यकवाद है क्या। इसके बाद आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस प्रकार फैला और वहाँ पर इसके क्या परिणाम हुए। तो बहुसंख्यकवाद में आप देखेंगे कि सन 1948 में, इसको आप ध्यान रखेंगे कि सन 1948 में श्रीलंका जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और यहाँ पर जैसा कि पहले भी बताया कि सिहली समुदाय के लोग जो थे वो बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व उन्होंने जमाना चाहा, और अगर लोकतांत्रिक रूप से भी अगर वहाँ पर सरकार का निर्वाचन हुआ तो बहुसंख्यक लोग जो थे, जो ज़्यादा संख्या में होंगे, वो अपनी प्रभुता कायम कर लेते हैं, वो अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। अब 1956 में वहाँ पर एक कानून बनाया गया जिसमें तमिलों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि श्रीलंका में तमिलों की नाराज़गी या तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें अहम भूमिका निभाई 1956 के कानून ने। इसमें ऐसी कई चीज़ें, कई इसमें प्रावधान किए गए जिससे कि तमिलों को बिल्कुल अलग थलग महसूस होने लगा, बेगानापन महसूस होने लगा। उसमें सबसे पहला जो उन्होंने किया वो किया कि सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब राजभाषा घोषित, जो ज़्यादा लोग बोलते हैं उन्हीं की भाषा को राजभाषा घोषित किया जाता है। ऐसे में अल्पसंख्यक भाषा वाले लोग जो हैं वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिहली भाषा बोलने वालों को ही प्राथमिकता दी जाने लगी। इसके अलावा संविधान में ये भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को, यानी बौद्ध धर्म को ही संरक्षण और बढ़ावा देगी। तो एक एक करके ये सभी फैसलों से तमिलों में नाराज़गी बढ़ती गई और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ने लगा, और अब उन्हें लगा कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, सिहली भाषा वाले लोग हैं, वो तमिलों की भाषा और संस्कृति को दरकिनार कर देंगे। वो उनके प्रति जो हैं उनकी दमनकारी नीति रहेगी। तो उन्हें लगा कि संविधान में और सरकार की नीतियों में उन्हें समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, नौकरियों का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और उन्हें जो है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस कारण तमिलों और सिहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण ये सब परेशानियाँ हुई। और श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका ने, अब तमिलों ने क्या किया कि अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए और अपनी क्षेत्रीय स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता, यानी जिस क्षेत्र में तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं, तमिल भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, उन
उनमें अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि श्रीलंका में तमिलों ने जो राजनीतिक पार्टियां बनाई उनकी मुख्य मांगें क्या थी। पहली मांग थी तमिल को राजभाषा बनाने की, दूसरी क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने की, तीसरी शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग करना। परंतु उनकी मांगों को अक्सर नकार दिया जाने लगा और 1980 के दशक में श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम मीन्स सरकार, स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने के लिए अनेक संगठन बनने लगे। और ऐसे ही बीच में श्रीलंका में इन दोनों ही समुदाय, सीली भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वाले, दोनों ही समुदायों में बहुत टकराव बढ़ गया और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध जो है, इसके लिए भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि गृह युद्ध क्या होता है। तो गृह युद्ध जब वो होता है बेटा, जब किसी मुल्क में सरकार में दो विरोधी समूहों की लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध जैसा लगने लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी एक तो होता है दूसरे देशों से युद्ध होना, उसमें दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, परंतु गृह युद्ध वह स्थिति होती है जब किसी देश के अंदर ही कोई दो समूहों में लड़ाई ऐसा रूप लेने कि वो युद्ध जैसा लगने लगे, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। अब ये गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई तो इसके कारण बहुत हज़ारों लोग मरे, अनेक लोग जो हैं दूसरे देशों में भागकर शरणार्थी बन गए और कई लोग जो हैं वो अब पिछड़ गए, रोजी रोटी तक के लिए मोहताज हो गए। अब इस गृह युद्ध का जो अंत हुआ वो 2009 में हुआ। अब यही सभी विविधताएं जो थी वो बेल्जियम में भी थी, परंतु बेल्जियम ने बहुत ही समझदारी से अपनी विविधताओं को जो है गृह युद्ध की स्थिति से बचते हुए उन्होंने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया और अपनी जितनी भी क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताएं थी उनको ध्यान में रखते हुए संविधान में उन्होंने कई संशोधन किए। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेल्जियम के ऊपर। तो बेल्जियम के जो नेताओं थे उन्होंने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया और 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने 4 संशोधन किए। और ये 4 संशोधनों से क्या क्या उन्होंने बदलाव किए, जिससे कि उनकी जितनी भी विविधताएं थी, विभिन्नताएं थी, उन सब लोग एकजुट कर एक साथ ही रहे और श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो बेल्जियम का मॉडल जो है, कई बार आ जाता है कि बेल्जियम का मॉडल क्या है, तो बेल्जियम के मॉडल में आपको ये चारों प्रावधान लिखने हैं। क्या मुख्य बातें थी इनकी कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी जो केंद्र सरकार है उसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे, सांसद चुने जाएंगे, वो दोनों ही भाषा के बराबर बराबर लोग होंगे, ताकि जब भी कोई कानून बने तो बराबर भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो फैसला ले लें। अगर एक भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे तो वो एक तरफा फैसला करेंगे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी वो क्षेत्रीय सरकारों को भी दे दी। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, संघवाद चैप्टर में, कि भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियां बटी हुई हैं और राज्यों के पास अपने अधिकार अलग से हैं। तो यही चीज़ बेल्जियम में भी अपनाई गई कि केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी वो क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई। यानी अब राज्य सरकारें जो थी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। इससे क्या हुआ, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि बेल्जियम में अगर देखें तो डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। इसके विपरीत उनकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और डच वाले कम थे। तो अब जब राज्यों की अलग अलग सरकारें हो गई तो उनके पास अपने अधिकार क्षेत्र हो गए और किसी भी एक समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा ऐसे। अब ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषा ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। तो इस चीज़ से ये स्पष्ट हो जाता है बेटा कि बेल्जियम में जो मॉडल अपनाया गया उससे क्या हुआ कि बेल्जियम जो है वो श्रीलंका जैसी स्थिति होने से बच गया।
केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। जैसा कि हमने संघवाद चैप्टर में पढ़ा था कि भारत में भी राज्य सरकारों से भी शक्तियाँ लेकर आगे स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं में आगे बांट दी जाती हैं, विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो राजनीति में और शासन चलाने में भाग ले सके। इसी प्रकार बेल्जियम में भी जो है केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, और वहाँ पर इसे स्थानीय स्तर की सरकार का नाम है सामुदायिक सरकार। ये नाम आप याद रखेंगे। बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार का नाम क्या है? सामुदायिक सरकार। अब इस सरकार का चुनाव जो है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। यानी इस सामुदायिक सरकार का चुनाव जो है वो किस स्तर पर होता है? भाषाई स्तर पर सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है। और इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य होते हैं संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेना। तो सामुदायिक सरकार जो है उसका चुनाव एक जैसी भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग करते हैं, और ये संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मसलों पर फैसला लेता है। तो बेल्जियम का मॉडल सुनने में, पढ़ने में बहुत ही मुश्किल लगता है, परंतु वहाँ पर क्यों अपनाया गया? ये इसलिए अपनाया गया ताकि गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, और गृह युद्ध की स्थिति से बेल्जियम के आधार पर, भाषा के आधार पर टुकड़ों में होने से बच गया। नहीं तो भाषा के आधार पर बेल्जियम के 2 टुकड़े हो जाते। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि बेल्जियम जो है, आप सहमत हैं इससे? ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाँ, हम बेल्जियम में अपने क्षेत्रीय स्तरों व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और गृह युद्ध जैसी आप सहमत हैं इससे? ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाँ, हम बेल्जियम में अपने क्षेत्रीय स्तरों व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और गृह युद्ध जैसी स्थिति से अपने आप को बचा लिया। बेल्जियम में विभिन्न समुदाय, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, और उन सभी की भावनाओं का आदर करते हुए देश एकजुट रहा। बेल्जियम और श्रीलंका की जो कथाएं हैं उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जो है वो सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। श्रीलंका ने क्या किया कि दोनों समुदाय में बहुसंख्या वाला जो समुदाय था, सीली भाषा वाले, उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों पर अपना कब्जा जमाना चाहा, अपना कंट्रोल रखना चाहा। इसके विपरीत बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने सत्ता में, शासन में, सरकार में साझेदारी की, सभी विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को उसमें शामिल किया गया। तो सत्ता में जो साझेदारी है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेल्जियम जो है उसने विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं को आदर किया, और इसीलिए देश की एकता संभव रही। तो सत्ता में साझेदारी जो है, इसके विपरीत श्रीलंका ने क्या किया? उसने बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया, और बहुसंख्यक समुदाय जो है, यानी जो ज़्यादा नंबर में होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो अपना प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है। तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, और गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पर बन गई। अब सत्ता की साझेदारी ज़रूरी क्यों है? क्यों हमें चाहिए कि हम जो है विभिन्न वर्गों को सत्ता में उनकी साझेदारी करें, उनको हिस्सा दें? तो सत्ता के बंटवारा के पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक जो समुदाय हैं उनके बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो हमें क्यों ज़रूरी है कि सत्ता की साझेदारी हो? तो सबसे पहला कि इससे जितने भी सामाजिक समुदाय हैं उन सब के बीच में टकराव जो है वो कम हो जाता है, और टकराव अगर होगा तो हिंसा जो है वो भड़कती है, और इसमें सभी का नुकसान होता है। इसके अलावा बहुसंख्यक समुदाय की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको दूसरे लोगों पर थोपना जो है वो आगे चलकर बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा कर देता है। और दूसरा पॉइंट है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भी ठीक है। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, लोगों के लिए और लोगों में से ही। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी विभिन्न स्तरों पर, तो ही हम सत्ता का बंटवारा जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ज़रूरी है।
असल में जो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा ही है। लोकतंत्र का मतलब जैसे कि बताया कि विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में सत्ता को बांट देना, और यही जो है जब लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है वही सरकार जो है वो वैध सरकार कहलाती है। जिसमें लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी होगी वही सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। तो लोकतंत्र के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। विभिन्न समुदाय जितने भी हैं उनमें टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ताओं में साझेदारी से जो जितनी भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, सरकार है, वो स्थिर रहती है, स्थायित्व रहता है उनमें। और सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। तो लोगों की भागीदारी से ही सरकार जो है वो वैध सरकार कहलाती है। अब है सत्ता की साझेदारी के रूप। क्या रूप हैं? किन किन रूपों में सत्ता में साझेदारी होती है? सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की जो साझेदारी है बेटा, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में होती है। बहुत प्रकार से जो है सत्ता में साझेदारी होती है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जनता ही जो है वो शक्ति का स्रोत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर शासन में हिस्सेदार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में शासन में हिस्सेदार होंगे तो इतनी ही ज़्यादा लोगों की साझेदारी उसमें होगी। स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से भी शासन में हिस्सेदार बना जा सकता है। तो कौन कौन से प्रकार हैं जिससे कि सत्ता में साझेदारी हो सकती है? अब सबसे पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारा देश है भारत, उसमें भी आपने पढ़ा कि सत्ता का बंटवारा जो है वो विभिन्न स्तरों में किया जाता है। तो किस किस प्रकार किया जाता है? सबसे पहले जो सत्ता का बंटवारा यानी शक्तियों का बंटवारा, अधिकारों का बंटवारा। जब एक राजतंत्र होता है उसमें सारी शक्तियां राजा के हाथ में होती हैं, परंतु लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वही अच्छा होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्तियां और अधिकार हैं वो विभिन्न स्तरों पर बटे हों। तो सबसे पहला जो हम इसमें देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, या कोई भी एक आपको एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये सत्ता की साझेदारी का रूप है या नहीं है। तो सबसे पहला है कि शासन के जितने भी अंग हैं, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ये सबसे पहले जो है ये साझेदारी, सत्ता की साझेदारी का रूप है। शासन के विभिन्न अंग कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जैसे आपको पता है संसद, जो कानून बनाने का अधिकार है जिसे, और कार्यपालिका जो उन कानूनों को लागू करती है, जैसे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और न्यायपालिका यानी हमारे न्यायालय जो कि इन कानूनों पर नियंत्रण रखते हैं। तो इस तरह के बंटवारे को हम कहते हैं क्षैतिज वितरण, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे आपने संघवाद वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पिरामिड आकार में शक्तियों का बंटवारा होता है, सबसे ज़्यादा केंद्र, फिर उसके बाद राज्य, फिर राजनीतिक स्तर। परंतु ये क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज वितरण यानी एक ही स्तर पर लेकिन सरकार के विभिन्न अंग। जैसे केंद्र सरकार में विधायिका होती है संसद, कार्यपालिका होती है आपकी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय। उसी तरह राज्य स्तर पर विधायिका होती है आपकी विधानसभा, कार्यपालिका मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और न्यायपालिका आपका उच्च न्यायालय। तो क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से क्या हो जाता है? ऐसे बंटवारे से कोई भी एक अंग सत्ता का जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता है। एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। कैसे रखेगा? आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका यानी संसद के अधीन रहकर ही अपना कार्य कर सकती है, क्योंकि संसद ही जो है वो उसे कानून बनाने का काम उसका है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। तो कार्यपालिका जो है वो सत्ता का उपयोग करती ज़रूर है पर संसद के अधीन रहकर। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, और न्यायपालिका क्या काम करेगा? वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रखता है, अंकुश रखता है। तो ये सारे ही जितने भी अंग हैं ये एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं।
और संतुलन बना रहता है। इससे कोई भी अंग जो है शक्ति का असीमित उपयोग नहीं कर पाता, और इस व्यवस्था को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हो? तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था जो है वो सत्ता के क्षैतिज बंटवारे से संबंधित है। जब सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है तो उसमें प्रत्येक अंग जो है वो एक दूसरे पर अंकुश रखता है और कोई भी अंग जो है वो असीमित उपयोग नहीं कर सकता, और विभिन्न संस्थाओं के बीच में शक्ति का संतुलन बना रहता है। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है ज़रूर है, पर वह संसद के अधीन रहकर करती है, और न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के यानी संसद के बनाए हुए कानूनों पर अंकुश रखती है। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो पहला सत्ता में साझेदारी जो होती है वो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में होती है। दूसरी जो सत्ता में साझेदारी होती है वो होती है विभिन्न स्तरों पर, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि संघवाद में कि विभिन्न स्तरों यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। तो विभिन्न स्तरों पर भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तरों पर होती है। पूरे देश के लिए जो सरकार होती है यानी जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, एक क्षेत्र स्तर पर सरकार होती है जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, और भारत में राज्य सरकार कहा जाता है, और उसके अलावा स्थानीय स्तर की सरकारें भी होती हैं। तो इस प्रकार जो सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्ति का बंटवारा है वो भी सत्ता की साझेदारी का ही एक रूप है। इसके बाद संविधान में मुख्य रूप से लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार हुआ। राज्य सरकारों के नीचे स्तर की सरकारें के लिए भी ऐसी व्यवस्था है, जैसे कि हमने बताया था स्थानीय स्तर की सरकारें हैं, नगर पालिका और पंचायतें ये स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। तो इन सब में भी जो है वो शक्ति का बंटवारा होता है, सत्ता का साझेदारी होती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो क्षैतिज वितरण था जो एक ही स्तर पर था, और ये केंद्र से राज्यों को, राज्यों से स्थानीय सरकारों को मिलता है, तो इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं यानी पिरामिड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तीसरा जो सत्ता का बंटवारा होता है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में होता है, जैसे भाषाई समूह, धार्मिक समूह। एक भाषा बोलने वालों का समूह होता है, एक अलग धार्मिक समूह होते हैं। तो इन सभी समूहों के बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है उसका कोई उदाहरण दीजिए। तो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सामुदायिक सरकार, जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है वो एक इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ पर जो सामुदायिक सरकार का गठन होता है वो भाषा के आधार पर होता है। एक भाषा बोलने वाले लोग सामुदायिक सरकार का गठन करते हैं, और वह सामुदायिक सरकार जो है उनकी शिक्षा और भाषा के मसलों पर फैसला करती है। इसके अलावा भारत में किस प्रकार जो है भाषा या धार्मिक समूहों का सत्ता में साझेदारी होती है, तो आपने पढ़ा ही होगा कि भारत में जो है संविधान में प्रावधान है कि जो कमज़ोर समुदाय हैं उनके लिए या महिलाएं हैं उन लोगों को हिस्सेदारी दी जाए प्रशासन में। तो आरक्षण के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा कि अल्पसंख्यक समुदायों को और जो पिछड़ गए हैं किसी तरीके से उन सभी को सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। किसके ज़रिए? आरक्षण के ज़रिए हमें जो है वो सत्ता में साझेदारी दी जाती है। तो आरक्षण भी जो है वो एक सत्ता की साझेदारी का ही रूप है, सत्ता में भागीदारी मिलती है उससे। उसके बाद सत्ता के बंटवारे का एक रूप और है जो कि दबाव समूह और आंदोलन के रूप में। इसका एक अलग से चैप्टर भी है आपकी सिविक्स में ही, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सत्ता के बंटवारे का रूप दबाव समूह और आंदोलन भी है। तो ये विभिन्न दबाव समूह होते कौन से हैं? ये आंदोलन करके, धरने करके या सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, यानी कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि शासन, सरकार की नीतियां प्रभावित हो, वो सत्ता में साझेदारी कहलाती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो ये बहुत ही ज़्यादा दबाव समूह के द्वारा जो है वो सत्ता में साझेदारी देखने को मिलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विभिन्न पार्टियां होती हैं और पार्टियां जो हैं वो सत्ता पाने के लिए आपस में कंपटीशन करती हैं। वो चाहती हैं
कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना रहे, कभी किसी पार्टी के हाथ में होती है, कभी किसी पार्टी के हाथ में होती है। तो और कई बार क्या होता है कि अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, जैसे कि गठबंधन सरकार हुई, तो राजनीतिक पार्टियां भी सत्ता में साझेदारी करती हैं। इसके अलावा दबाव समूह कौन से होते हैं? व्यापारी, उद्योगपति, किसान या मजदूरों के जितने भी संगठन होते हैं वो सभी बेटा दबाव समूह कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी हित समूह, मजदूरों के अपने समूह होते हैं जो अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, किसानों के अलग हित समूह होते हैं, ऐसे ही व्यापारियों के समूह होते हैं जो अपने लाभ के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो ये सीधी भागीदारी ना करके, ये सभी सीधी भागीदारी ना करके नीतियों पर अपने वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सभी भी सत्ता में साझेदारी का ही एक रूप है। तो अब आपने 4 पढ़े। पहला आपने पढ़ा कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता में साझेदारी होती है, सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों में सत्ता में साझेदारी होती है। फिर आपने पढ़ा कि भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में सामुदायिक सरकार, एक इसका उदाहरण है बेल्जियम का, वो भी सत्ता में साझेदारी होती है। और धार्मिक और भाषाई समूहों को हम आरक्षण का प्रावधान करके भी अल्पसंख्यक समुदायों को उचित हिस्सेदारी हम शासन में देते हैं। इसके अलावा दबाव समूह और राजनीतिक दल भी सत्ता में साझेदारी का ही एक रूप है। तो अब आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा।